देखिए कबीर दास जी का एक दोहा है, धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल होए। बहुत देखिए बहुत इंटरेस्टिंग कबीर दास जी थे। मैं इसकी बात इसलिए कर रहा हूँ आज, क्योंकि बहुत सारी चीजें हमारी जिंदगी से ऐसी जुड़ी हुई होती हैं जिनसे मतलब कुछ लोग ऐसा कह के गए जिससे बहुत फायदा होता है जिंदगी में। उसी में एक ये दोहा है, धीरे धीरे रे बना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल होए। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये है कि अगर मन में धैर्य है आपके, और अगर आप धैर्य के साथ में कोई काम करते हैं, तो अल्टीमेटली एक टाइम पीरियड के बाद में आपको उसका रिजल्ट देखने को मिलेगा। जैसे एक माली किसी भी मतलब अगर बगीचे में किसी को अगर सींचता है, किसी पौधे को सींचता है, वो तब तक फल नहीं देगा जब तक उसकी ऋतु नहीं आएगी। लेकिन माली का योगदान अलग होता है, बड़ा होता है, क्योंकि वो उसको बड़ा करता है। ठीक ऐसे ही बहुत सारी चीजें हैं, और उन सारी चीजों में आपको बहुत शायर भी हुए हैं। कैफी आजमी, आपने एक नाम सुना होगा, शबाना आजमी के जो फादर थे, उनकी एक मूवी में एक गाना था कि बदल जाए अगर माली, चमन नहीं होता खाली, बहारें फिर भी आती हैं, बहारें फिर भी आएंगी। कहने का तात्पर्य यह है कि आज के दिन हम लोगों के परिवार में 250 लोगों का एक परिवार इकट्ठा हुआ है, 250 की संख्या हुई है, और इसमें आपका योगदान जो है बहुत बड़ा है। साथ के साथ देखिए, मैं संख्या पे बहुत ज्यादा बिलीव नहीं करता हूँ, लेकिन इसके साथ में क्योंकि हम लोग परिवार के रूप में बढ़ रहे हैं, और बढ़ने के साथ में मेरी अल्टीमेटली जिम्मेदारी भी बढ़ रही है। इसके साथ में आप देखते हैं, हम लोग जो चीज पढ़ रहे हैं, जो कर रहे हैं, वो उसमें अन्य जगह से बहुत आपको बहुत चेंज आपको देखने को मिलेगा अगर आप प्रॉपर फॉलो करते हैं, चीजें देखते हैं। मुझे ऐसा लगा था कि ये मतलब जो घटना सार है बहुत कम लोग देखेंगे, लेकिन आप लोगों ने बहुत सहयोग दिया और आपको इसका फायदा भी देखने को मिला ही होगा। बिल्कुल। तो देखिए 70% के आसपास हम लोग चीजें कवर कर चुके हैं घटनासार की 6 महीने की। इसके बाद में आप समसामयिक अर्धवार्षिकी 2023, जिसमें जो छोटे छोटे पॉइंट हैं, इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मैं आज कवर करना इसका स्टार्ट करता हूँ। बहुत कम समय लूंगा। देखिए बहुत सी गाथा इसमें लिखी होती है, मैं जो बताऊं उसको सुनना। जो लोग मेरे साथ में पहले से बने हुए हैं वो जानते हैं इस चीज को, लेकिन फिर भी मैं रिपीट कर देता हूँ जो साथी नए जुड़ रहे हैं उनके लिए। तो जो चीज मैं बताऊं उसको ध्यान में रखना। पुराने वीडियोस अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप प्रॉपर प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप वहां पे जाके देख सकते हैं पूरे 6 महीने की घटना सार जो है। इसके बाद में क्रॉनिकल भी मैंने उसमें कराई है। अगर आप इंडियन पॉलिटी पढ़ना चाहते हैं प्रॉपर अच्छे तरीके से, जो दिलो दिमाग में आपके बस जाए, जिसमें आप भूलने की प्रवृत्ति को आप भूल ही जाएं, इसलिए अगर आप वो पढ़ना चाहते हैं तो वहां की उसकी भी प्लेलिस्ट बनी हुई है। अब आता हूं मैं पॉइंट पे। देखिए इसमें बहुत सारी गाथाएं लिखी होती हैं। हम लोग 70% घटनासार कवर कर चुके हैं। अब जो है बहुत जल्दी जल्दी से इसको कवर करेंगे, जिसमें 6 महीने आपके पूरे कवर हो जाए एग्जाम में, जिसमें आपको फायदा नजर आए। राइट, तो चलिए चर्चित व्यक्ति की पहले यहाँ पे बात हो रही है। कौन कौन से चर्चित व्यक्ति रहे हैं इस 6 महीने में? तो देखिए यहाँ पे एक नाम आता है अंशुमान झिंगरन। देखिए अंशुमान झिंगरन नवी मुंबई के रहने वाले हैं। मुंबई का ही एक छोटा सा एरिया है जिसको नवी मुंबई बोलते हैं, और ये सबसे कम उम्र में इंग्लिश चैनल जो है उसको पार करने वाले सबसे कम उम्र में बने हैं। कौन? ये अंशुमन झिंगरन। इनकी उम्र है 18 वर्ष 125 दिन की। ये उम्र में ये उपलब्धि इन्होंने हासिल की है। ठीक, और इनका गिनीज सॉरी इंग्लिश चैनल मैंने बोला, नॉर्थ चैनल की यहाँ पे बात हो रही है। गिनीज वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड में इनका नाम दर्ज किया। यहाँ देखिए नॉर्थ चैनल की बात हुई है। नॉर्थ चैनल है क्या? तो आप देख रहे हैं नॉर्दर्न जो आयरलैंड है यानी ग्रेट ब्रिटेन है, नॉर्दर्न एरिया, और वहां से लेके जो स्कॉटलैंड है उसका जो चैनल है, जो पानी की जो बेल्ट है, उसको बोलते हैं कौन सा? नॉर्दर्न चैनल। ठीक, ये इसकी लगभग लंबाई आपको 120 किलोमीटर के आसपास मिलेगी। यहाँ से देखिए आपको ज्योग्राफी में जरूर एक क्वेश्चन हर साल मिलते हैं, इसलिए मैं कह रहा हूँ जितने भी चैनल हो आप जाके आज ही उसकी लिस्टिंग कर लेना। जैसे हरमूज है, सुंडा है, पाक है, जिब्राल्टर है, बहुत सारी हैं, डेविस है, हडसन है, और मुझे बाब अल मंदी बहुत बार ये पूछी गई है, इसको रट लेना। जैसे कि आपको हरमूज ईरान और ओमान के बीच में आपको देखने को मिलेगी, जो मतलब जहाँ गल्फ ऑफ ओमान है और पर्शियन गल्फ, इसके बीच में आपको देखने को मिलती है। जबकि बाब अल मंदीब आपका यमन जिबूती वाला जो एरिया है वहां पे आपको देखने को मिलती है, अदन की खाड़ी और रेड सी को जोड़ती है। ठीक, ऐसे सुंडा कई बार पूछी गई है। सुंडा आपको इंडोनेशिया के 2 जो आइलैंड हैं, जावा और सुमात्रा, उनके बीच में आपको देखने को मिलती है। पाक आप अच्छी तरीके से जानते हैं, इंडिया और श्रीलंका। ऐसे बहुत सारी हैं, जिब्राल्टर है, डेविस है, हडसन है, बहुत सारी हैं। इनको आप लिस्टिंग जरूर कर लेना, हर साल पूछी जाती है, इसलिए मैं बता रहा हूँ।
इससे आपको फायदा ये मिलता है करंट अफेयर्स के साथ में, जो इंपॉर्टेंट चीजें होती है वो मैं अक्सर बताता हुआ आपको चलता हूँ। इससे आपका स्टैटिक पोर्शन और बहुत सारी चीजें और भी कवर अप होती हैं, लगभग 300 से 400 तो मैं ऐसे टॉपिक करा ही चुका हूँ। ठीक, चलिए आगे आता हूँ। बस इसमें और कुछ भी नहीं था, इसमें ये है, अगला नाम है अमित कुमार नेगी। अमित कुमार नेगी भी देखिए कौन है, इन्होंने जो ईरान की जो सबसे ऊंची चोटी है दैमा, यहाँ पे दामा बंद लिखा हुआ है देखिए, बट इसका सही नाम कई कई जगह सही नाम क्या, बट कई कई जगह दैमा बंद भी लिखा हुआ आता है। ठीक, इसकी मतलब इसकी चढ़ाई करने वाले पहले ऐसे भारतीय पर्वतारोही बने हैं। अब ईरान की जब बात होती है, ईरान में और भी जैसे बहुत सारी चोटियां हैं, जैसे आलम कूह है जई कूह है, जर्द कूह है, ऐसी बहुत सारी ऐसी है, तो इनको याद रखना। कई बार मैचिंग में आपसे ज्योग्राफी वाले पोर्शन में आपसे पूछता है, राइट। चलिए खत्म हुआ। अजय बंगा। अब अजय बंगा का आप नाम कई बार सुन चुके हैं, वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष रहे, भारतीय मूल के अमेरिकी हैं अजय बंगा। इनको देखिए क्या हुआ, कार्नेगी कॉर्पोरेशन ऑफ न्यूयॉर्क की ओर से ग्रेट इमिग्रेट्स जो होते हैं, जो प्रवासी होते हैं एक देश से दूसरे देश में जाते हैं, उनको उनकी सूची में इनको शामिल किया गया है। और ये सूची कब बनाई जाती है, तो 4 जुलाई जो अमेरिका का 100 दिवस है तब ये मनाई जाती है। अमेरिका कब आजाद हुआ, 1776 में, आपको याद हो 4 जुलाई को मनाया जाता है। ठीक, इतनी चीजें याद रखना। और मतलब और ऐसा कुछ है नहीं, स्वतंत्रता की बात आप है जो यूएसए के, उसको आप एक बार देख लेना, इंटरेस्टिंग कहानी है। जब यूके से हटके और ब्रिटेन से हटके कुछ स्टेट थे, उन्होंने उसकी सदस्यता छोड़ दी और एक लंबा युद्ध भी चला। मैंने एक कहानी आपको सुनाई थी जब मैं पॉलिटी आपको पढ़ा रहा था, कार्नवालिस की मैंने कहानी बताई थी। कार्नवालिस जब इंडिया आता है तो वो 2 पद की डिमांड करता है, एक तो कमांडर इन चीफ और दूसरा वीटो की पावर को। ठीक, तो मैंने उसमें ये भी कहानी बताई थी कि कैसे यूके और जब यूएसए आपस में मतलब उनकी झड़प हो रही थी, तो कार्नवालिस का क्या योगदान था। और यहाँ ये जो 2 मांगे की इसकी, अगर आपने वो सीरीज नहीं देखी जाके देखें, मजा आएगा आपको लिटरली। चलिए अगला पॉइंट है जॉन बैनिस्टर गुड एनफ। ठीक, अब ये कौन है, ये वही हैं जिन्होंने लिथियम आयन बैटरी का आविष्कार किया और 2019 में इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था। राइट, 101 साल में इनकी अवस्था में इनका निधन हो गया। आगे आने वाले समय में आप देखेंगे, चाहे वो टेक्नोलॉजी का ईवी सेक्टर हो जिसको आप इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल बोलते हैं, या और भी बहुत सारे सेक्टर हो, वहां पे लिथियम आयन बैटरी ही यूजफुल होगी। ठीक, बहुत और लिथियम के सबसे बड़े भंडार कहाँ पे अभी मिले हैं इंडिया में, तो राजस्थान में। अभी मैंने करंट अफेयर्स में आपको पढ़ाया था कि राजस्थान में सबसे बड़े भंडार भारत के मिलने की मतलब मिल गए हैं। अब उनकी जो आगे की खुदाई होगी, जैसे भी कुछ होगा वो चीजें जब सामने आएंगी तो आपके सामने मैं लेके आऊंगा। ठीक, राइट। चलिए जल्दी जल्दी से पढ़ना। विंग कमांडर दीपिका मिश्रा है, विंग कमांडर है। और ये देखिए दीपिका मिश्रा वीरता पुरस्कार पाने वाली भारतीय वायुसेना की पहली महिला अधिकारी बनी है। यहाँ पे वेरी इंपॉर्टेंट आप लिखेंगे। देखिए जहां कहीं पे मार्जिनाइज सेक्टर की बात होती है, वंचित वर्ग की जहां कहीं बात होती है, वहां पे जैसे महिलाएं हो गई या आदिवासी समूह हो गया या समाज के जो भी वंचित समूह हैं, उनकी जब जब बात होती है, वो वहां से क्वेश्चन आने की संभावना आपके पास हमेशा बनी रहेगी। उसका रीजन ये है, देखिए जहां तक सामाजिक समीकरण की जब बात होती है, तो देश में जो एक व्यवस्था है उसमें जो वंचित वर्ग है उसको आगे आने के लिए बार बार प्रयास ऐसे किए जाते हैं सरकार द्वारा, सामाजिक समूहों द्वारा। तो ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। जैसे कि मान लीजिए अगर किसी को भारत सरकार ने पद्मश्री, पद्म भूषण या पद्म विभूषण अगर किसी को दिया है, तो जब बहुत लंबी देखिए लिस्ट उसकी जारी होती है, पद्म विभूषण और पद्म भूषण को अगर आप छोड़ दें तो एक लंबी लिस्ट जारी होती है। जब आप पद्मश्री पढ़ते हैं तो उसमें आप निकालें कौन कौन सी महिलाएं हैं, कौन कौन से आदिवासी समूह है, कौन कौन से वंचित और समूह के लोग हैं, या कोई प्रसिद्ध कलाकार है, मतलब ऐसा कोई व्यक्ति जो समाज के दबे कुचले हिस्सों में रहा है और उसको अगर ऐसी कुछ चीजें मुहैया कराई जा रही हैं या वो खुद से कर रहा है, वो चीजें बहुत मतलब बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। राइट, अब देखिए अगला पॉइंट है, राजस्थान की है दीपिका, ये जो है दीपिका जी राजस्थान की। अगला पॉइंट है एस चंद्रशेखर का। अब देखिए एस चंद्रशेखर कौन है, देखिए टाटा समूह के अध्यक्ष हैं एस चंद्रशेखर, और इनको फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान। देखिए जब मैं बोलता हूँ वर्ड पे ध्यान देना, मैं बार बार आपसे बोलता हूँ, यहीं पे आप फंसते हैं, यहीं पे आप मात खाते हैं। वर्ड का फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है ना, सिविल अवार्ड की यहाँ पे बात की जा रही है। सिविल अवार्ड का नाम है सेवलियर डी ला लीजन ऑफ द ऑनर। राइट, और अभी आपको शायद मैंने अभी बताया था शायद कुछ लेक्चर्स पहले कि मोदी जी जब फ्रांस गए थे तो उनको फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक और सैन्य, ये केवल नागरिक है, जबकि वो नागरिक और सैन्य मतलब
जैसे कि भारत में भारत रत्न मान लीजिए, जो सबसे बड़ा सम्मान है, ठीक। और उसी तरीके का वही एक सम्मान मोदी जी को दिया गया, जिसको बोला गया था ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर, राइट। ये सिविल और मिलिट्री दोनों के लिए था। मोदी जी वाला तो बिल्कुल ये रट लेना, बिल्कुल खा जाना, इसको भूलना मत, राइट। एग्जाम में आपको यही देखने को मिलेगा, राइट। तो ये हो गया मुकेश अंबानी और सुनीता नारायण। देखिए, दो नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि आपको पता हो, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑफ क्लाइमेट चेंज, जिसको UNFCCC बोलते हैं, और UNFCCC जो है वो एक कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज उसकी होती हैं हर साल। अब ये हर साल क्यों होती हैं? क्योंकि देखिए, जो जलवायु परिवर्तन का मुद्दा है, उस पर पहली बैठक तो बहुत सी हो गई, बट अर्थ समिट का आप लोग हमेशा नाम सुनते रहोगे। 1992 में अर्थ समिट हुई, ठीक। अर्थ समिट में यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑफ क्लाइमेट चेंज निकल के आया, और यही क्लाइमेट चेंज का जो फ्रेमवर्क कन्वेंशन था, इसकी मीटिंग हर साल होती है, जिसको बोलते हैं COP, राइट, यानी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। पहली बैठक कहाँ हुई थी? तो अगर आप एनवायरमेंट ठीक से पढ़ते हैं तो आपको पता होगा, बॉन, जर्मनी में हुई थी, ठीक। और क्योटो प्रोटोकॉल आप कहाँ से निकल के आया, या फिर जो ये आपका पेरिस एग्रीमेंट है, ये कहाँ से निकल कर आया है? तो इन्हीं कॉप से निकल के आया। पेरिस एग्रीमेंट 2015 की कॉप जो 21 थी, उससे निकल के आया था। जबकि क्योटो प्रोटोकॉल जो था 1997 में, जो जापान में जो सम्मेलन हुआ था कॉप का, उससे निकल के आया था, राइट। तो अब देखिए, कॉप की जब बात आई है, इंडिया में कौन सा कॉप सबसे पहले हुआ? तो याद रखना, 2002 में COP 8 हुआ है। ये सारी चीजें शायद मैंने कभी बताई हूँ, अगर नहीं बताई हैं तो मैं फिर से बता रहा हूँ, बार बार आपको बता दूंगा तो आपके दिमाग में रट जाएंगी, और इससे बहुत सारी स्टैटिक पोर्शन या एनवायरमेंट या किसी भी सेक्टर की कोई भी चीज हो, वो आपको देखने को मिलती है। जितनी इंपॉर्टेंट चीज होती है, मैं अक्सर आपको बताता रहता हूँ, राइट। चलिए, अब आ गया सिल्विया बुर्लुस्कीनो, राइट, इटली के पूर्व प्रधानमंत्री थे। इनका निधन हो गया। कहाँ हो गया? तो इनका निधन हो गया। इससे पहले शायद मैंने, हाँ, इसको मैंने बताया था। चलिए, इसको मैं खत्म कर दूँ। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज के जो मालिक है मुकेश अंबानी, और पर्यावरणविद हैं, सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरमेंटल की महानिदेशक हैं सुनीता नारायण को, ये इनको COP 28 में सम्मेलन में सलाहकार समिति में अपॉइंट किया गया, राइट। अब देखिए, इनका निधन हो गया, इटली के जो पूर्व प्रधानमंत्री थे। इसमें और इससे कोई बड़ी बात नहीं है, इसका नाम रट लेना, कई बार ऐसा आ जाता है। प्रकाश सिंह बादल की देखिए बात है। प्रकाश सिंह बादल पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री रहे, और शिरोमणि अकाली दल के संस्थापक जो प्रकाश सिंह बादल हैं, उनका 95 वर्ष की अवस्था में 25 अप्रैल को निधन हो गया था, ठीक। ये सब कुछ चीजें रखी हैं, आप आराम से इनको पढ़ लें। इनको पद्म विभूषण से भी 2015 में सम्मानित किया गया, और ये जो है पंजाब के सबसे अधिक उम्र के, मतलब जो पंजाब के मुख्यमंत्री थे, इसको बनने का इनके पास रिकॉर्ड है, राइट। और इसमें और कुछ ऐसा खास नहीं है। सतीश कौशिक, ये न्यूज भी आपने देखी होगी अगर आप न्यूज़पेपर फॉलो करते हैं या करंट अफेयर्स फॉलो करते हैं। तो सतीश कौशिक एक डायरेक्टर थे और अभिनेता भी थे, कई कई मूवीज में इन्होंने एक्टिंग भी की। तो इनका निधन हो गया 66 वर्ष की अवस्था में। और ये NSD के छात्र है, मतलब नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, जो आपका दिल्ली में है। बहुत सारे जो लोग हैं वो बॉलीवुड में NSD से हैं, चाहे वो आपके वो बहुत सारे हैं, मतलब मुझे ऐसे कई बार नाम नहीं याद आता है, बट बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो NSD से, देश की सबसे बड़ी संस्था है जो एक्टिंग के लिए काम करती है, ठीक, दिल्ली में है, राइट। चलिए, अब इनकी मूवी कौन कौन थी? तो मिस्टर इंडिया, गॉट सिल ग्रेट, ये सब आपने देखी है बहुत। अब मूवी तो देखते हैं, करते क्या है हम लोग, ठीक है। चलिए, मजाक का विषय था। खैर, आते हैं के विश्वनाथ पे। अब देखिए, साउथ के ये प्रतिष्ठित फिल्म निर्माता थे, यानी डायरेक्टर थे के विश्वनाथ। 92 में इनका देहांत हो गया। इन्होंने तमिल, तेलुगु, हिंदी भाषा के लिए 50 से ज्यादा, और इसमें और सब चीजें नहीं, केवल ऐसा याद करें, के विश्वनाथ दक्षिण भारत के प्रतिष्ठित कौन फिल्म निर्माता थे, राइट। चलिए, अब आ जाइए चर्चित स्थल। एक टॉपिक हमने खत्म किया, अब आ गए चर्चित स्थल पे। कोहिमा की बात हो रही है। कोहिमा कहाँ है? तो नागालैंड की राजधानी है कोहिमा, ठीक। यहाँ पे क्या हुआ है? तो रिजर्व बैंक अपने रीजनल ऑफिसेस खोलती है। उप कार्यालय यहाँ पे शुरुआत की गई है, उप कार्यालय की कोहिमा में, ठीक। और इसकी शुरुआत किसने की है? तो देखिए, डिप्टी गवर्नर यहाँ पे माइकल देवव्रत पात्रा, इन्होंने इसका उद्घाटन किया था, ठीक। और ये है, उप कार्यालय खुलने से पूर्वोत्तर भारत का में केंद्रीय बैंक की मौजूदगी बढ़ेगी, जाहिर सी बात है। अब देखिए, जो केंद्रीय बैंक की जो बात है, उसमें केंद्रीय बैंक कब बनी ये आप देख लेना।
मतलब आरबीआई कब बनी, आरबीआई एक्ट कब आया था, आरबीआई बनी कब, एक्ट कब आया अलग चीज है, बनना कब अलग चीज है, दोनों ही टोटली डिफरेंट चीजें हैं, राइट। तो याद रखना। और देखिए दक्षिण जो नॉर्थ, अगर नॉर्थ ईस्ट की बात आई है, नॉर्थ ईस्ट में आपको पता है 7 स्टेट आपके आते हैं। एक चीज आपको मैं बता देता हूँ, जो असम है, असम असम बाकी 6 जितने भी स्टेट हैं उनसे सबसे अपनी सीमाएं साझा करता है, राइट, सबसे अपनी बाउंड्री शेयर करता है असम। तो इस चीज को याद रखना, कई बार पूछा जा सकता है, बाकी 6 स्टेट से जो नॉर्थ ईस्ट के हैं उससे असम अपनी सीमा साझा करता है। आप जाके देखें क्या असम वेस्ट बंगाल से अपनी सीमा साझा करता है या नहीं करता है। वेस्ट बंगाल का दार्जिलिंग वाला सेक्टर है वहां करता है या कहीं और करता है, ये सब चीजें आप देख लेना, राइट। चलिए, और ये जो आपको नागालैंड की बात है, तो नागालैंड आपको मिलता है जो ऐसे बना हुआ है, तो नागालैंड आपको यहाँ मिलेगा मणिपुर के जस्ट ऊपर। तो ये रहा त्रिपुरा, ये रहा मिजोरम, और यहाँ पे मणिपुर, नागालैंड, फिर ये ऊपर वाला पोर्शन जो ये है ये आपको देखने को मिलता है अरुणाचल प्रदेश का। तो यहाँ पे ये वर्मा से लगता है। वर्मा इंडिया से कब अलग हुआ गूगल करके देखो, मैंने पॉलिटी वाले सेक्शन में बहुत अच्छे से ये कहानी पूरी बताई है, ठीक। चलिए अब आता हूँ अहमदनगर और अहिल्यानगर। अब देखिए महाराष्ट्र की यहाँ पे बात हो रही है। औरंगाबाद का नाम जो बदला गया है तो छत्रपति संभाजी नगर, तथा उस्मानाबाद का नाम धाराशिव के बाद पश्चात अहमदनगर शहर का नाम बदल के 18वीं शताब्दी की मालवा रानी अहिल्याबाई होलकर के नाम पर अहिल्यानगर करने की महाराष्ट्र की घोषणा की थी। मतलब अहमदनगर का नाम बदल के 18वीं शताब्दी यानी 1795 के आसपास ये महारानी रही हैं। 1725 के आसपास शायद इनका जन्म हुआ। बहुत बड़ा एरिया नहीं था लेकिन इन्होंने अच्छा राज किया और उस समय की दशा को देखते हुए इन्होंने बहुत सुधार भी किए, इसलिए इनका नाम इम्पोर्टेंट है, राइट। तो अहमदनगर में अहिल्याबाई होलकर की 298वीं जयंती आयोजन के कार्यक्रम में ये घोषणा की गई, ठीक। याद रखना जरूर, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। जहां महिलाएं आ जाएं याद रखना जरूर, मैं बार बार आपसे बोलता हूँ, इसलिए ये सब चीजें मैं अक्सर बोला करता हूँ, क्योंकि देखिए पढ़ना अलग चीज है और पढ़ने के बाद में उसका निचोड़ निकालना, एग्जाम के तरीके को समझना, ये बहुत अलग चीज है। मैं इस ट्रैप में कोशिश करता हूँ, जब आप मेरी बात सुने ध्यान से तो इस ट्रैप में मत फंसे कि आप केवल गाथा के तरीके पढ़े मत, ठीक। पढ़ने का एक तरीका है, मैं वो सब चीजें आपको बीच बीच में बताता रहता हूँ, इसलिए इंपॉर्टेंट है, राइट। इसको ध्यान रखना। आगा है नामोपत देवका सी फ्रंट। अब ये क्या है देखिए, ये कहाँ पे बनाया गया, तो दमन और दीव के में, दमन जो है दमन एरिया, वहां पे नामोपत देविका सी फ्रंट राष्ट्र को समर्पित किया गया। लंबाई कितनी है, तो कितनी है 5.45 किलोमीटर, ठीक। लागत मत याद रखना, लंबाई याद रखना। लंबाई क्योंकि पूछी गई, जब अटल टनल बनी थी तो आयोग ने पूछ लिया था अटल टनल के बारे में, राइट, इसकी लंबाई पूछ ली थी, तो आप याद रखना, राइट। चलिए अगला हमारा पॉइंट है चंपारण बिहार। क्यों ये अभी चर्चा में रहा, तो जून की बात है। विश्व के सबसे बड़े विराट रामायण मंदिर का निर्माण किया जा रहा, बोल्ड में लिखा हुआ, वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ पे लगाना, ठीक। और कहाँ किया जा रहा, तो चंपारण में। कौन चंपारण, तो पूर्वी चंपारण के जिले के कैथवलिया बहुआरा गांव में किया जा रहा है, ठीक। अब ये एक न्यास करती है यानी समिति करती है, न्यास समिति महावीर स्थान न्यास समिति है, उसके अध्यक्ष ने ये सब बातें बताई कि अयोध्या के राम मंदिर से भी बड़ा बनने की इसकी संभावना है। चंपारण जब भी आपके सामने आता है तो आपको गांधी जी वाला चंपारण जो सत्याग्रह था 1917 का, वो भी जरूर याद आता होगा। तो पहला सत्याग्रह था इंडिया में जब गांधी जी 1915 में आए, तो 2 साल बाद में सबसे बड़ा सत्याग्रह जो गांधी जी का पहला सत्याग्रह था, जिससे ये डिसाइड हुआ कि गांधी जी अब एक नेता बन सकते हैं, ये लोगों ने देखा, ठीक। और बहुत सी चीजें आपसे पूछी जाती हैं, जैसे कि गांधी जी के साथ इस सत्याग्रह में कौन कौन लोग थे, तो राजेंद्र प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिन्हा, जेबी कृपलानी, ये सारे नाम आपसे कई बार पूछे गए हैं और कई बार पूछे जाएंगे भी, ये भी याद रखना। और ये भी एक क्वेश्चन शायद आपसे कई बार पूछा गया है कि गांधी जी को चंपारण आने का न्योता किसने दिया था, तो राजकुमार शुक्ल। ये नाम याद रखना इसलिए क्योंकि कई बार पूछा गया है, तो मैं चीजें बताता रहता हूँ, ठीक। और इसमें कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है कि कितने लंबा बनेगा, कितना चौड़ा बनेगा, कब तक बन के कंप्लीट हो जाएगा। एक चीज और इसमें है, यह रामायण मंदिर जो है कंबोडिया में वर्तमान में सबसे बड़े मंदिर जो, और अंगकोर वाट, ये नाम आप हिस्ट्री में कई बार आप पढ़ चुके हैं, अंगकोर वाट कंबोडिया में मंदिर, ठीक। इससे भी ऊंचा होगा, ठीक। चलिए, और इसमें कोई ऐसी बहुत बहुत खतरनाक वाली चीज नहीं है, राइट। चलिए अब मैं आता हूँ कच्छ गुजरात। ये चर्चा में क्यों रहा कच्छ गुजरात, तो देखिए
कच्छ जिला जो है उसके जूना घटिया गांव में बाहरी इलाके में 16 हेक्टेयर में विस्तारित सबसे बड़े नेक्रोपोलिस में यहाँ पे हड़प्पा सभ्यता के पूर्वी शहर चरण के अवशेष प्राप्त हुए हैं। यहाँ पे एक सीप की चूड़ी मिली, मिट्टी के बर्तन मिले और पत्थर के ब्लेड और मानव कंकाल के अवशेष मिले। इसमें आप बहुत भयंकर खतरनाक तरीके से यहाँ पे आप लिखें वेरी वेरी, यहाँ से लिखना चालू करें वेरी 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 इंपॉर्टेंट। इसकी संभावना 100% बनी रहेगी एग्जाम में आने की, राइट। बहुत ध्यान से जगह का नाम जूना घटिया पूछ लिया जाएगा, गुजरात पूछ लिया जाएगा, कच्छ पूछ लिया जाएगा, या नेक्रोपोलिस जो है में वहां पे हड़प्पा कौन सी उसके मिले तो पूर्वी शहर के अवशेष मिले, यहाँ मिला क्या क्या ये भी आपसे पूछा जा सकता है। और आप जब भी पढ़ते हैं, जब भी आप ऐसी खुदाइयां या ऐसी सब चीजें पढ़ते हैं जो पुरातत्व विभाग करता है, तो उसमें आप हमेशा एक नाम पढ़ते होंगे खुदाई किसने करवाई, ठीक। जैसे कि चन्नूगढ़ों की खुदाई किसने करवाई, हड़प्पा की किसने कराई, मोहनजोदड़ो की किसने कराई, अन्य जो चीज से कालीबंगा, इन सब की खुदाई किसने कराई, ये सब चीजें आप इसके साथ में एक नाम होता है, उस चीज को आप जरूर याद, जैसे राखालदास बनर्जी आप याद रखते हैं, ठीक। बहुत सारी चीजें ऐसी आप याद रखते हो, ऐसे ही इनमें नाम याद रख लेना। एक पुरातत्व विभाग के सहायक प्रोफेसर हैं केरल विश्वविद्यालय के राजेश एसवी के नेतृत्व में ये हुआ है, ठीक। इसमें 500 कब्रों की खोज की गई जिसमें 197 की खुदाई की गई। जरूर याद रखना, जरूर जरूर जरूर। फिर मैं बाद में आपसे बोलूंगा कि मैंने बोला था और आपने नहीं किया, ठीक। इसलिए मैं अब चलिए, ये सारी चीजें और भी हैं, इसको आप पॉज करके पढ़ लें, कोई खास नहीं है। माड़ा गांव देखिए, हाल ही में बहुत चर्चा में रहा था माड़ा गांव। देखिए, जो भारत चीन की सीमा है उत्तराखंड के चमोली जनपद में, वहां समुद्र तल से 19 मीटर की ऊंचाई पे है माड़ा गांव। इस पे देखिए, इसमें क्या हुआ था, सीमा सड़क संगठन जो बीआरओ है, जो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन है द्वारा भारत का प्रथम गांव घोषित किया गया, भारत का फर्स्ट गांव। इससे पहले क्या किया गया था, इसको बोलते थे भारत का अंतिम गांव, ठीक। लेकिन इसको अब नाम बदल दिया, भारत का फर्स्ट विलेज, राइट। यहाँ पे साइन बोर्ड अब बदल दिया गया, बस। इसमें और कोई नहीं है, इसको बस पर्यटन की तरफ इसको बढ़ाने की योजना है, जिसमें देखिए चाइना से सटे जो भी चीजें हैं, चाइना अपनी तरफ गाँव का निर्माण कर रहा है, बहुत ज्यादा संख्या बढ़ा रहा है, लोगों की रोड बना रहा है, अलग अलग चीजें डेवलप कर रहा है, खुदाई कर रहा है। तो इंडिया को भी ये जरूरत आ जाती है, क्योंकि जब जहाँ पे सोसाइटी रहती है, जहाँ पे लोग रहते हैं, वहां पे मतलब वहां पे चीजें आसान हो जाती हैं जिस देश की संख्या वहां पे बॉर्डर के नजदीक होती है, राइट। तो लड़ाई में तो बहुत कुछ होता है, लेकिन वैसे आगे बढ़ने से लोग रोकते हैं, और आपको इंटेल भी मिल जाते हैं, इंटेलिजेंस इंटेल आपको देखने को मिलेंगे। अब जैसे कि जब कारगिल की वॉर हुई थी, तो भी वो इंटेलिजेंस के इंटेल जो थे वो चरवाहों द्वारा दिए गए थे, राइट। इसलिए बहुत सारी चीजें हैं, इनको आप ध्यान से जब पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। चलिए, अगला पॉइंट है सुंदरगढ़ उड़ीसा। अब सुंदरगढ़ उड़ीसा में क्या हुआ, तो देखिए भू वैज्ञानिक सर्वेक्षण, भारतीय भू वैज्ञानिक सर्वेक्षण हाल ही में सुंदरगढ़ जिले के क्या है, केंदुआडीही ब्लॉक में कोयले की खान के सर्वेक्षण के दौरान चेप पहाड़ में भारत के सबसे बड़े जो प्राकृतिक मेहराब है, यानी जो नेचुरल मेहराब है, उसकी खोज की गई। इंडिया में देखिए दूसरा ये प्राकृतिक मेहराब है, और ये जो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, जिसको जीएसआई बोला गया, जिसको हिंदी में भारतीय भू वैज्ञानिक सर्वेक्षण बोलते हैं, इसके अनुसार ये मिडिल जुरासिक से निम्न से मध्य जुरासिक काल जो होता है में लगभग 184 से 160 मिलियन पूर्व की बात यहाँ की गई। तो देखिए, जीएसआई ने सुंदरगढ़ वन विभाग की कनका रेंज में प्राकृतिक आर्क घोषित करने का प्रारंभ कर दिया। ये सब ऐसी चीजें लिखी। अन्य दो मेहराब कौन से हैं, सॉरी ये तीसरा है, अन्य दो कौन थे, तो एक तिरुपति में तिरुमाला पहाड़ियों पे मिलेगा, दूसरा अंडमान और निकोबार में, राइट। अब देखिए अगला पॉइंट है दाव की भूमि बंदरगाह। अब ये है क्या, बहुत बड़ी कोई चीज नहीं है, लेकिन मेघालय के पश्चिम जयंतिया हिल्स, देखिए 3 पहाड़ियां आपको मेघालय में देखने को मिलती हैं, आप हमेशा पढ़ते रहते होंगे, एक गारो, एक खासी, एक जयंतिया। और आपको पता है कि जो ये पहाड़ियां हैं, इनके नाम किस पे हैं, तो ये जो वहाँ की जनजातियां हैं उनके नाम पे, जैसे आप मेघालय में 3 आपको जनजातियां याद हो गई, गारो, खासी और जयंतिया, ठीक। अब मणिपुर में जैसे कुकी है, मिकी है, ऐसे करके नाम आते हैं। तो ऐसे अलग अलग सी जनजातियां हैं, भोटिया भी है कहीं कहीं जगह में, तो ये सब अलग अलग नाम आते हैं, इनसे पहाड़ियां बनती है। तो ये जो जयंतिया पहाड़ी है, इसी में दाव की भूमि बंदरगाह का उद्घाटन किया, किसने किया, तो नित्यानंद राय, गृह राज्य मंत्री हैं, इन्होंने किया, ठीक। चलिए, इसको फायदा किसको मिलेगा, तो बांग्लादेश को भी फायदा मिलेगा। चलिए, और क्या है, यादागिरी गुट्टा मंदिर। यादागिरी गुट्टा मंदिर क्या है, चलिए बताइए, यादागिरी गुट्टा मंदिर क्या है।
बताइए। तो ये है, इसको आप आराम से पढ़ें। तेलंगाना का नलगोंडा जो जिला है, यादगिरी पहाड़ी पर स्थित यादगिरी मंदिर को अंतर्राष्ट्रीय ग्रीन एप्पल अवार्ड दिया गया। बस इतनी चीज आपको पढ़नी है, अंतर्राष्ट्रीय ग्रीन एप्पल अवार्ड दिया गया। और भगवान विष्णु के नरसिंह अवतार को समर्पित ये मंदिर है, और इसमें मत पढ़ना ये सब चीजें, ठीक है, कोई फायदा नहीं, जितनी इंपॉर्टेंट है इससे ज्यादा कुछ नहीं आएगा। इंदौर में देखिए, इंदौर के बलेश्वर जो मंदिर है, वहां की बावड़ी में हादसा हो गया था जिसमें 36 श्रद्धालुओं की जान चली गई थी। और क्या हुआ था कि जो ये हादसा हुआ था, इसमें मंदिर परिसर में जो बावड़ी के ऊपर की छत थी, इसके ढहने से हुआ था, इसलिए इंदौर चर्चा में रहा। पेरू की बात है, पेरू हाल ही में एक देखिए वायरस बहुत चर्चा में रहा था, और ये तो आप अगर न्यूज पढ़ते होंगे तो आपको पता होगा। H5N1 वायरस की यहाँ बात की गई, जो 585 समुद्री शेर और 55,000 जंगली पक्षियों की मौत हो गई थी। ये एवियन इन्फ्लुएंजा टाइप ए वायरस है। एवियन इन्फ्लुएंजा क्या होता है? एवियन मतलब पक्षियों से फैलने वाला, ठीक। इन्फ्लुएंजा मतलब एक वायरस टाइप का है, राइट। जैसे सर्दी जुकाम आपको जो होती है उसको भी इन्फ्लुएंजा ही बोलते हैं, राइट। तो ये ऐसा एक वायरस है, ये उप प्रकार जो है H5N1 और H9N2, ठीक। संक्रमण से ऐसा हुआ था, ठीक। ये अगर आपने पढ़ा होगा तो ये आपको जरूर मिला होगा, जरूर मिला होगा, और इसको याद रखना, ठीक, राइट है। अब आ जाइए ऊपर क्या लिखा हुआ। ये क्या, जंगली पक्षियों के स्वाभाविक रूप से फैलते हैं और घरेलू कुक्कुट और अन्य पक्षियों जानवरों की प्रजातियों को संक्रमित कर सकते हैं। ये आमतौर इंसानों को संक्रमित नहीं करते। देखिए बहुत सारे वायरस होते हैं, जैसे जूनोटिक वायरस आपने सुना होगा, जो जूनोटिक होते हैं पक्षियों से फैलेंगे, या कुछ ऐसे होते हैं जो जानवरों से फैलते हैं, चमगादड़ से, कुछ चमगादड़ों से फैलेंगे, कुछ उल्लुओं से फैलेंगे। ये कुछ ऐसे होते हैं जो ह्यूमन बॉडी के ऊपर एक्टिव हो जाते हैं आने के बाद में, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो ह्यूमन बॉडी के ऊपर एक्टिव नहीं होंगे, ठीक। तो इसको आप याद रखना। जैसे कि जो आपका कोरोना वायरस आया, और इसके पहले जो आपने बहुत सारे वायरस सुने जो आते रहते हैं, लंपी आपने सुना, एक लंपी वायरस था, ठीक। ऐसे बहुत सारे वायरस का आप नाम ही सुनते हैं। तो ये कभी कभी काम करते हैं ह्यूमन बॉडी पे, कभी कभी काम नहीं करते हैं। किससे फैलते हैं ये उससे रिलेट करता है, कौन सा, जैसे जूनोटिक अगर है तो वो जंगली और इनसे मतलब जानवरों से फैलेगा, ठीक। तो ऐसे ही है। अब देखिए जबलपुर की बात है, तो जो कि भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण जिसको GSI बोलते हैं, इंग्लिश में अगर मैं बोलूंगा तो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया बोलूंगा। मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले में नर्मदा नदी के तट पर लम्हेरा गांव, ये भी है देखिए बहुत चर्चा में रहा, लम्हेरा गांव देश का पहला जियो पार्क स्थापित की मंजूरी थी। अब ये जियो पार्क क्या है? ये रिलायंस इंडस्ट्री अंबानी वाला जियो है? नहीं, जियोलॉजिकल पार्क की बात हो रही, इसको शॉर्ट में जियो पार्क लिखा है, ठीक, याद रखना इसको। चलिए आज का लेक्चर यहीं तक, और ये नवीनतम नियुक्तियां हैं, लाइए मैं इसको करा ही दूं क्या? चलिए ठीक है, आ जाओ, जल्दी मैं पढ़ूंगा। देखिए जो मनोज यादव, ये जो हरियाणा के पहले DGP थे, इनको रेलवे सुरक्षा फोर्स का महिला निदेशक बनाया गया। खास इंपॉर्टेंट नहीं है अगर आप सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं तो, वैसे इंपॉर्टेंट है अन्य किसी एग्जाम के लिए। क्यू डांग्यू जो है ये इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट लिखेंगे आप। इनको यूनाइटेड नेशन FAO कृषि और खाद्य संगठन जिसको बोलते हैं, इसका अध्यक्ष बनाया गया, इसका पुनः महानिदेशक बनाया गया। जबकि ये पहले क्या थी, तो चीन की पूर्व कृषि और ग्रामीण मामलों की मंत्री हुआ करती थी, ठीक। राकेश पॉल कौन है? तो भारतीय तटरक्षक बल का इनको महानिदेशक नियुक्त किया गया है। अगले आइए, न्यायमूर्ति AP शाही, ये कौन से थे? तो मद्रास और पटना हाईकोर्ट के पूर्व न्यायाधीश थे AP शाही, उनको उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया, बस, ठीक। जनार्दन प्रसाद कौन है? तो देखिए भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण, आज हम लोगों को ये बहुत मिला, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण, इंडियन जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ठीक, बहुत मिला। तो इसके अतिरिक्त महानिदेशक हुआ करते थे ये, लेकिन अब इनको इसी निकाय का महानिदेशक यानी डायरेक्टर जनरल बना दिया गया, राइट, याद रखना। चलो, एडमिरल कौन है? लिसा फ्रेंटेची। अब देखिए ये इंपॉर्टेंट है और दिलचस्प भी है, इसलिए है क्योंकि अभी तक USA के हिस्ट्री में कभी ऐसा नहीं हुआ था कि जितनी उसकी तीन कमांड है, सॉरी, मतलब हर देश की रहती है, नेवी, एयरफोर्स एंड जो मिलिट्री है। इसमें जो नेवी है, इसमें पहली बार किसी महिला को इसको लीड करने का मौका दिया जा रहा है। एडमिरल, नाम याद रखना, लिसा फ्रेंटेची। एडमिरल 3-4 बार बोलो, एडमिरल लिसा फ्रेंटेची, एडमिरल लिसा फ्रेंटेची, लिसा फ्रेंटेची, लिसा फ्रेंटेची, याद हो जाएगा, ठीक है। तो आप भूलेंगे नहीं, सब कॉन्शियस माइंड में आपके बैठा रहेगा। अगर आप भूल भी गए तो आपको नाम जब आप पढ़ेंगे तो ये चीज आपको याद हो जाएगी, राइट। तो इसको ये बन जाएंगी, और ये एक तरीके से हिस्ट्री है, ये बनने वाली एक हिस्ट्री है, राइट। तो इसको याद रखना, इंपॉर्टेंट है।
चलिए, मिशेल लुबाक की बात हो रही है। अब देखिए मिशेल लुबाक जो है, ऑस्ट्रेलियाई सरकार ने मिशेल लुबाक जो है, अगले पॉइंट पे लिखा होगा, जो ऑस्ट्रेलिया की रिजर्व बैंक होती है, देखिए हर देश की एक सेंट्रल बैंक, जैसे इंडिया में आरबीआई है, ऑस्ट्रेलिया में सेंट्रल बैंक ऑफ ऑस्ट्रेलिया रिजर्व सेंट्रल बैंक है, और हर देश की एक रिजर्व बैंक मैं नहीं बोलूंगा, बल्कि सेंट्रल एक बैंक होती है। इंडिया की सेंट्रल बैंक में आप सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया मत लगा देना, वो इंडिया की सेंट्रल बैंक आरबीआई है, ठीक, राइट, याद रखना। चलिए, तो इसमें मिशेल लुबाक जो है, इनको पहली महिला गवर्नर बनाई गई है, महिला। देखिए जहां पे महिलाओं की बात आई इंपॉर्टेंट है, याद रखना। देखिए अगला है अंग सुमाली रस्तोगी। अब ये कौन है? देखिए, तो देखिए ये हैं भारतीय अधिकारी हैं, एक अंग सुमाली, जिनको कनाडा के मॉन्ट्रियल में जो अंतरराष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन है, यानी इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन, जिसको ICAO बोला गया है, इंग्लिश में मैं पढ़ देता हूँ, इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन की परिषद के भारत, देखिए हर देश का एक प्रतिनिधि होता है, तो इंडिया की तरफ से इनको प्रतिनिधि नियुक्त किया गया। महिला है इसलिए याद रखना जरूर, ठीक। प्रीति अगलायम, अब ये क्या है? देखिए मैंने आपको बताया था जब मैं क्रॉनिकल पढ़ा रहा था, घटनासार पढ़ा रहा था, मैंने 2 जगह आपको बताया, एक IIT मद्रास, एक IIT दिल्ली, दोनों के कैंपस, मतलब ओवरसीज कैंपस जिनको बोलेंगे, मतलब ओवरसीज कैंपस का मतलब ये हुआ इंडिया में इनके कैंपस हैं, बाहर देश की सीमा के बाहर अन्य देशों में इनके कैंपस खोले जा रहे हैं। तो IIT मद्रास ने अपना कैंपस खोला, IIT जंजीबार कैंपस तंजानिया में खोला, ठीक। और जबकि आपको गूगल करके बताना है, कमेंट पे लिखना है कि IIT दिल्ली ने अपना कैंपस कहाँ खोला, ठीक। मैं बताता हूँ, वो एक अरब कंट्री है, मैं इतनी सी हिंट आपको दे सकता हूँ, एक अरब कंट्री है, याद रखना। आप बताएंगे कमेंट में कहाँ पे हुआ, राइट। तो इसकी एक तो देखिए पहली निदेशक बनाई जा रही है, दूसरी बात पहली महिला निदेशक बनाई जा रही है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट है, हो सकता है आपसे पूछ लिया जाए, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, मतलब ठीक। अरविंद पनगड़िया, आप बहुत बार इनका नाम सुन चुके हैं, एक अर्थशास्त्री हैं, इंडिया के नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष रहते हैं ये अरविंद पनगड़िया। इनको नालंदा जो यूनिवर्सिटी है उसका चांसलर नियुक्त कर दिया गया है, ठीक। चलिए, नीरज अखौरी की बात हो रही है। नीरज अखौरी देखिए कुछ नहीं है, सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं, चाहो तो याद करो, काट कुट देना, सिविल सर्विसेज की तरफ से जरूरी नहीं है, ठीक। वैसे तो एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। रवि सिन्हा कौन है? तो देखिए रवि सिन्हा को रॉ, जिसको आप बहुत सी मूवी देखते रहते हैं ना, अक्षय कुमार वाली, एकदम बजरंगी भाईजान वाली, उसमें रॉ सब चलता रहता है, कोई एजेंट बन जाता है और उड़ के मारते हैं, ठीक। तो वैसी वाली जो मूवीज बनती हैं, रॉ जो है रिसर्च एनालिसिस विंग, इसके अध्यक्ष बनाए गए कौन? रवि सिन्हा। और ये हैं कौन? तो छत्तीसगढ़ कैडर के 1988 बैच के IPS हैं, राइट। बस इससे स्वामीनाथन जानकी रमन की बात हो रही है। तो देखिए आपको पता होगा, भारतीय जो SBI है उसके MD रहे, प्रबंध निदेशक मतलब मैनेजिंग डायरेक्टर इंग्लिश में, MD रहे स्वामीनाथन जानकी रमन। इनको RBI में डिप्यूटी गवर्नर नियुक्त कर दिया गया है, ठीक। अब आपको RBI का स्ट्रक्चर देखना है, गूगल पे जाके, यूट्यूब पे जाके, जैसे भी आप देखें, RBI का स्ट्रक्चर क्या है, मतलब कितने डिप्यूटी गवर्नर होते हैं, एक गवर्नर होता है, कहाँ कहाँ पे ऑफिसेस होते हैं। RBI की मैंने बहुत सारी बातें हो सकता है आपको बताई हो पहले भी, अगर नहीं बताई हैं तो आप याद रखना, ठीक। गूगल कर लेना, ढूंढ लेना, याद रखना, इसलिए मैं बार बार आपसे बोलता हूँ, ठीक। चलिए, अब आइए, डॉक्टर मनोज सोनी की बात हो रही है। डॉक्टर मनोज सोनी संघ लोक सेवा आयोग, आपके देखिए मन एकदम खुश हो गया होगा, UPSC का जहां नाम पढ़ते हैं सुनते हैं, दिल एकदम गार्डन आपका हो जाता है, राइट। तो अध्यक्ष पद की इन्होंने शपथ ली है। अब देखिए, अब इसमें भी मैं आपसे ये बोलूंगा कि UPSC जो होती है इसके कितने मेंबर्स होते हैं, ये चीज आप देखेंगे जाके, इनकी आयु सीमा क्या होती है रिटायरमेंट की, ये आप देखेंगे जाके। एक अगर ये स्वायत्त बॉडी है, एक अगर ऑटोनॉमस बॉडी है, तो ये कैसे काम करती है, सरकार की किन किन मामलों में दखलंदाजी रहती है, ये सब चीजें मैं पॉलिटी वाले सेक्शन में बहुत अच्छे से खुल के बताऊंगा। किस किस सेक्टर में सरकार अपना वो दे सकती है, कैसे नहीं दे सकती, कैसे काम करती है, कैसी बॉडी है, कैसे कैसे क्या क्या काम और कर सकती है, सरकार को सलाह देने पर भी UPSC कई बार काम करती है। तो मैं बहुत सारी चीजें आपको बताऊंगा, परेशान मत होना। उसमें आप पॉलिटी वाले सेक्शन में जब मैं आऊंगा तो वहां पे आपको बहुत सारी चीजें बताऊंगा। देखिए के राजा रमन की बात आई, ये वरिष्ठ IPS अधिकारी रहे। दूरसंचार सचिव के राजा रमन को केंद्र सरकार द्वारा अंतरराष्ट्रीय, देखिए आ गया, अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र, जिसको IFSC कोड जो आप बैंक में सुनते रहते हैं, उसका नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया, ठीक।
इसका मुख्यालय आईएफएससी का कहाँ है, तो गांधीनगर गुजरात में। अनंत महेश्वरी की बात हो रही है। अनंत महेश्वरी के नेस्कॉम जिसको आप पढ़ते हैं, नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनीज, इसका अध्यक्ष नियुक्त किया गया। जबकि रवनीत कौर की बात कह रहे हूँ, रवनीत कौर को भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग यानी सीसीआई का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया। इन्होंने किसका स्थान लिया, तो अशोक कुमार गुप्ता का लिया। लिंडा याकारिनो कौन है, तो लिंडा याकारिनो को ट्विटर के कार्यकारी अध्यक्ष एलन मस्क ने ट्विटर का सीईओ नियुक्त किया गया है। नाम ये वाला याद रखना, छोटे एग्जाम में आपसे पूछने की संभावना बनी रहेगी। ठीक, चलिए अब क्या है, एके जैन कौन है, तो पेट्रोलियम एंड प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड, इसके अध्यक्ष नियुक्त किए गए। बहुत कुछ खास है नहीं, लेकिन अब आया है तो मैं बताता हूँ। एके मोहंती कौन है, तो बार का निदेशक इनको नियुक्त किया गया है। परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष जो थे बार के निदेशक, इनके जो परमाणु ऊर्जा आयोग है इसको बनाए गए हैं। ठीक, याद रखना इसको। ठीक, डेनिस फ्रांसिस, इसके बारे में बहुत सारी लंबी चीजें लिखी गई हैं, लेकिन मैं इसको शॉर्ट करके एक बार आपको बताता हूँ। चलिए, ये इंपॉर्टेंट है इसलिए है क्योंकि देखिए आपको भी पता है 78वां सत्र अध्यक्ष जो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली जिसको यूएनजी आप बोलते हैं, उसका 78वां सत्र अभी आयोजित किया गया था, मतलब अभी हाल ही में। इसमें देखिए इंडिया की तरफ से वैसे मोदी को जाना था, लेकिन मोदी जी गए नहीं, तो जो भारत के फॉरेन मिनिस्टर हैं वहां पे गए। इसका एक अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है। ठीक, अब ये साल दर साल इसको चेंज किया जाता, तो जो पिछली साल वाला था 77वां, उसमें हंगरी के कसाबा कारोसी जो थे वो थे, जबकि 78वां है उसमें डेनिस फ्रांसिस। ये है कहाँ के, ये चीज और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखिए त्रिनिदाद और टोबैगो के राजनयिक हैं डेनिस फ्रांसिस, इनको अध्यक्ष सर्वसम्मति से चुन लिया गया था। अब देखिए जो अध्यक्ष आते हैं वो कहाँ से आते हैं, तो देखिए 5 सेक्टर होते हैं, जैसे एक अफ्रीका हो गया, एक एशिया हो गया, एक पैसिफिक हो गया, ठीक, और एक है ईस्टर्न यूरोप हो गया, लैटिन अमेरिका और कैरेबियाई देश हो गया, यानी जो नॉर्दर्न अमेरिका है और जो साउदर्न अमेरिका है, दोनों के बीच में जो कैरेबियाई और लैटिन है उनकी बात हो रही है, और वेस्टर्न यूरोप की बात हो रही है। इसमें बारी बारी से चेंज किया जाता है। ठीक, और इसमें कोई ऐसी बात नहीं है, इसको बस पॉज करिए, आराम से पढ़िए, डोंट वरी। ठीक, चलिए अगला एक काम मैं करता हूँ, आज मैं यहीं तक रखता हूँ। कल सुबह आपको एक और लेक्चर मिलेगा इसका, और फिर अब मैं एक दिन में आपको 2 लेक्चर मिलेंगे, जिससे कि आप जल्दी से इस घटनासार को खत्म कर सकें। और अगर घटनासार खत्म हो जाती है, इसके साथ में मैं क्रॉनिकल भी अभी कराऊंगा, पिछले जब एग्जाम होगा, एग्जाम के मतलब 6 महीने पहले तक की। ठीक, तो आपको क्रॉनिकल भी देखने को मिलेगी, जिससे करंट अफेयर्स आपका पूरा हो जाएगा, आपको एक बहुत बड़े पोर्शन से निजात मिलेगी। बाकी आप मुझे कमेंट में ये बताएं, इंडियन अगर आप मॉडर्न हिस्ट्री अगर पढ़ना चाहते हैं तो कमेंट के थ्रू मुझे बता सकते हैं। मैं कमेंट के थ्रू आपको मतलब अगर मुझे आप बताएंगे, मुझे लगेगा कि हाँ ठीक ठाक संख्या है जो पढ़ना चाहती है, और पढ़ना कैसे चाहती है, बुक में लिखा है वो सब सारी चीजें रहेंगी। बस हिस्ट्री की समस्या ये है कि हम भूलते हैं। ठीक, तो उस भूलने की बीमारी को ही हम क्यों ना भूल जाएं, इसलिए मैं ये कह रहा हूँ थोड़ा सा अलग नजरिया होगा, पढ़ने का तरीका बिल्कुल अलग होगा एक लेक्चर जब आप पढ़ेंगे। और दूसरी चीज ये है, हिस्ट्री में आधे घंटे या 35 मिनट की मैं नहीं पढ़ा पाऊंगा। हिस्ट्री अगर आपको पढ़नी है, आपका मन है, अगर 3 घंटे बैठने की क्षमता है साथ में, तो आप बताना, तो मैं हिस्ट्री स्टार्ट कर दूंगा। और उसकी प्रवृत्ति ऐसी है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जितनी चीजें जितनी भी इंपॉर्टेंट है, पूरी कहानी के सहित सब चीजें आपको बहुत विस्तार से उसमें समझ में आएगी, और जो भूलने की बीमारी है हिस्ट्री में, उस बीमारी को खत्म कर दिया जाएगा। ठीक, एक बार आप बैठ के देखेंगे 3 घंटे, तब आपको पता चलेगा, आपको एक अलग नजरिया देखने को मिलेगा, तब आपको चीजें समझ में आएंगी। ऐसे केवल बात करने से चीजें उतनी अच्छी नहीं होती हैं। खैर, यहाँ तक आज मैंने कंप्लीट कर दिया। अब एक दिन में आपको 2 लेक्चर मिलेंगे, मैं बहुत जल्दी कराऊंगा, क्योंकि देखिए आपका एग्जाम भी बहुत पास आ रहा है। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, मेरी उनसे दरख्वास्त है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, आपको एक बड़ा परिवर्तन देखने को मिलेगा सिवा सिविल सर्विसेज में। ठीक है, धन्यवाद। मेरा नाम है आयुष कटियार। आज के सेशन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मिलते हैं कल फिर। गुड मॉर्निंग।